नमस्कार साथियों, मैं जेसी बुंदेला। साथियों, आज जो आरएस के लिए हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, उस हिंदी का अपना नया जो प्रकरण है, नया जो टॉपिक है, वो है हमारे पास में संधि। साथियों, संधि एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण एक बिंदु है और इसे अकेली संधि से हम लोग 4-5 प्रश्नों को एक साथ तैयार कर सकते हैं। पहला तैयार करेंगे, जैसे मान लीजिएगा हमें संधि के बारे में बताना है, तो सबसे पहला प्रश्न तो होगा कि संधि कहते किसको है, संधि विच्छेद क्या होती है। फिर उसके बाद में उसी में आपसे समास पूछा जा सकता है, उसी में आपसे उपसर्ग पूछा जा सकता है, उसी में आपसे प्रत्यय पूछा जा सकता है, उसी संधि से आप लोगों को वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जा सकता है, उसी में शब्द शुद्धि पूछी जा सकती है। यानी अकेला एक ही टॉपिक आप लोगों को 5 या 6 प्रश्न तैयार करके देता है। तो सबसे पहला जो हमारा बिंदु है वो है संधि। संधि दो शब्दों के योग से बन रहा है, दो वर्ण जो के योग से बनता है, और ये बनता है हमारा सम प्लस दी से। यानी कहने का मतलब है कि संधि का जब संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनता है सम प्लस दी। बात आती है कि संधि कहते किसको है, तो संधि का मतलब है मेल करना, या संधि कह सकते हैं संयोग करना। तो दो या दो से अधिक जब वर्ण आपस में मिलते हैं और उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब होता है जो परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। संधि के 3 पार्ट हैं। संधि को हम पहला नंबर लेते हैं तो सबसे पहला आता है हमारे पास में स्वर संधि। इसके बाद में आती है हमारे पास में नंबर 2 व्यंजन संधि। इसके बाद आती है हमारे नंबर 3 और वो है आपकी विसर्ग संधि। देखिए, तीनों संधि को अगर हम जब करते हैं तो तीनों का योग भी उसी हिसाब से होता है। स्वर संधि का मतलब है स्वरों का मेल होना, व्यंजन संधि का मतलब है व्यंजनों का मेल होना, और विसर्ग का मतलब है विसर्ग में परिवर्तन होना। यानी कहने का मतलब संधि एक तो होती है परिवर्तन से, एक तो होता है परिवर्तन से या कहें हम विकार से, और एक कह सकते हैं हम संधि का जो योग होता है वो संयोग से होता है। तो परिवर्तन का मतलब है यहां पर वर्णों में परिवर्तन होना, और संयोग का मतलब होता है कि उन दोनों के योग से किस तरीके से नया शब्द बनता है। दो वर्ण होंगे हमारे पास, स्वर संधि में स्वरों का मेल होगा, व्यंजन संधि में व्यंजनों का मेल होगा, और विसर्ग संधि में विसर्ग का परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर संधि में। स्वर संधि क्या कहती है कि यदि मान लीजिएगा ये जब भी हम किसी शब्द का यानी कि विच्छेद करते हैं तो बीच में प्लस आता है। अगर मान लीजिएगा प्लस से पहले स्वर और प्लस के बाद भी स्वर, यानी कहने का तात्पर्य कि प्लस से पहले भी स्वर होना चाहिए और प्लस के बाद भी स्वर होगा, तो उत्तर आएगा हमारा स्वर संधि। जैसे मान लीजिएगा हमारे पास में है पुस्तक प्लस आले, तो ये पुस्तक प्लस आले, हमने कहा प्लस से पहले भी स्वर आना चाहिए और प्लस के बाद भी स्वर आना चाहिए। तो प्लस से पहले यहां पर ए आया हुआ है, इधर हमारा आ आया हुआ है, दोनों तरफ हमारे स्वर आ रहे हैं, और जब स्वर स्वर का मेल होता है और उनमें जो परिवर्तन होता है या उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, वही हमारी स्वर संधि कहलाती है। इन दोनों के योग से हमारे पास में बनेगा आ। जब हम इन दोनों को हटाएंगे तो ये वाला आ इस कै हल के नीचे लग जाएगा और शब्द बन जाएगा हमारा पुस्तकालय। यानी कहने का मतलब है कि स्वर और स्वरों का जब मेल होता है तो वहां स्वर संधि होती है। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में अर्थात व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कहती है आपसे कि प्लस से पहले प्लस होगा, प्लस से पहले आपके पास हल होगा, और प्लस के बाद स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। यानी कि आपके पास में प्लस से पहले हलंत होगा, प्लस के बाद स्वर या व्यंजन होगा। जैसे मान लीजिएगा मेरे पास में यह है जगत प्लस ईस। अब जब मेरे पास में ये आ गया तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, प्लस से पहले हल आ रहा है। हल का मतलब है स्वर रहित वर्ण है यानी व्यंजन है। तो नियम आता है व्यंजन संधि में कि प्लस से पहले
यानी कि आपके पास में हल होगा, प्लस के बाद स्वर या व्यंजन होगा। ये रूल आपका फॉलो कर रहा है। अब नियम कहता है कि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने यदि स्वर आ जाए, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने यदि स्वर आता है तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलता है। तो प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण हो गया द। ये भी देखो, ऊपर जब हल है तो नीचे भी हल होगा, क्योंकि ऊपर आधा है तो नीचे भी आधा होगा। लेकिन अगर इसके सामने स्वर आता है तो ये स्वर इसमें मिलता है, और ये स्वर मिलने के बाद शब्द को बना देता है जगदीश। यानी कि ये आपका कौन सा हो गया, व्यंजन संधि। लेकिन इसी व्यंजन संधि का एक नियम और है, यदि प्लस से पहले स्वर आ जाए और प्लस के बाद में आएगा आपका व्यंजन, यानी कि प्लस से पहले स्वर होगा तो प्लस के बाद व्यंजन होगा। ध्यान रहे, प्लस से पहले स्वर है और प्लस के बाद भी स्वर है तो उत्तर होगा स्वर संधि, और अगर प्लस से पहले स्वर है और प्लस के बाद व्यंजन है तो उत्तर होगा हमारा व्यंजन संधि। ये दो नियम इसी के साथ हैं। जैसे ये है हमारे पास में प्रति प्लस छाया। अब जब प्रति प्लस छाया का अगर करते हैं तो यहां पर आ रहा है हमारा ई और यहां पर आ रहा है हमारा छ। ई जो है हमारा स्वर है और छ जो है वो हमारा व्यंजन है। हमारा दूसरा नियम व्यंजन संधि का बिल्कुल सही है। प्लस से पहले स्वर आएगा तो प्लस के बाद व्यंजन आएगा। अगर प्लस से पहले हल है तो प्लस के बाद स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। यहां प्लस से पहले स्वर आ गया, प्लस के बाद व्यंजन आ रहा है। नियम आता है कि प्लस से पहले यदि ई आए और प्लस के बाद यदि छ आए तो बीच में आधा छ बनता है, और ये शब्द जो बनता है वो बन जाता है हमारा प्रति छाया। तो ये दूसरा जो नियम है इसका, प्लस से पहले हल होगा, प्लस के बाद स्वर व्यंजन होगा। प्लस से पहले यदि स्वर होगा तो प्लस के बाद व्यंजन होगा, तो उत्तर होगा हमारा व्यंजन संधि। लेकिन अगर तीसरे की बात हम करते हैं तो नियम आता है तीसरा, यदि प्लस से पहले विसर्ग है तो याद रहे प्लस के बाद या तो स्वर होगा और या आपका व्यंजन होगा। यानी कि अगर प्लस से पहले विसर्ग है तो पहले विसर्ग है, बाद में स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। जैसे यह है आपके पास में निहि प्लस अभ्रु। अब यह आ गया विसर्ग और यह आ गया स्वर, तो निर आपका उपसर्ग भी है, यहां आ जाएगा आपका नियम के अनुसार रे, और जैसे ये इसमें मिलेगा तो ये शब्द बन जाएगा हमारा निरभ्र। यानी कहने का मतलब हमारे पास में तीन प्रकार से संधि का योग था। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। हमने कहा कि संधि का मतलब है मेल, संधि का मतलब है परिवर्तन, संधि का मतलब है विकार। यानी दो वर्णों का जब मेल होता है उनमें जो विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन होगा, तो सीधा सीधा वो संधि कहलाएगी। संधि संयोग से भी बनती है, अगर हम दो शब्दों को अगर एक साथ जोड़ें तो दो शब्दों से भी बनती है। जैसे यह है उत्तर प्लस खंड। अब जब इस उत्तर प्लस खंड को अगर अपन जोड़ें तो यहां पर आ जाता है दीर्घीकरण और ये शब्द बन जाता है उत्तराखंड। तो ये कहलाती है संयोग संधि। कहीं पर आपकी प्रत्यय युक्त संधि होंगी, कहीं पर आपकी उपसर्ग युक्त संधि होंगी। तो संयोग भी बनता है संधि में और आपका परिवर्तन भी बनता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में अगला, अब आता है कि स्वर संधि। जब हमने पढ़ी ली तो स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। तो स्वर संधि का जो सीधा सा नियम है, स्वरों के पास पास होने के कारण शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम स्वर संधि से। स्वर संधि कहती है कि स्वरों के पास पास, स्वरों के पास पास होने के कारण उनमें होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं।
यानी कि स्वरों के पास पास होने के कारण, यानी कि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि प्लस से पहले भी स्वर, प्लस के बाद भी स्वर, स्वरों के पास पास होने के कारण उनमें होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 गुण स्वर संधि, नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि, नंबर 4 यण संधि, और नंबर 5 अयादि संधि। ये 5 प्रकार की आपकी स्वर संधि होती हैं। सबसे पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि, और चौथा होता है यण संधि, और पांचवा होता है अयादि संधि। स्वरों के पास पास होने के कारण उनमें होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ संधि है, इसके 5 भेद हैं। अब 5 भेद में आता है आपके पास में, पहला हो गया दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण संधि स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण संधि, और पांचवा अयादि स्वर संधि। सबसे पहले लेते हैं हम, अगली एक नंबर पर आती है हमारी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि क्या कहती है कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, और बड़ा कौन सा होता है, या तो आ होगा, या बड़ी होगी, या बड़ा होगा, समान स्वर। नियम आता है, ये कहता है दीर्घ स्वर संधि कि ए आ से परे, ए आ से परे ए आ होगा, ई से परे ई होगी, और ऊ से परे ऊ होगा, तो दोनों के मेल से क्रम से आ बड़ी ई तथा बड़ा ऊ हो जाता है। तो सबसे पहले जो नियम आ रहा है हमारा दीर्घ स्वर संधि का, ये कहता है कि ए आ से परे ए आ होगा, ई से परे ई से परे ई होगी, और ऊ से परे ऊ होगा, तो दोनों के मेल से क्रमशः आ बड़ी ई तथा बड़ा ऊ हो जाता है। यानी कि ये दोनों तीनों जो है इसका दीर्घीकरण करता है। अगर मान लीजिएगा ए प्लस ए आएगा तो भी आपका आ बनेगा, ए प्लस आ आएगा तो भी आपका आ बनेगा, आ प्लस ए आएगा तो भी आपका आ बनेगा, और आ प्लस आ आएगा तो भी आ बनेगा। इसी प्रकार से अगर ई प्लस ई आएगा तो भी बड़ी बनेगी, ई प्लस बड़ी आएगी तो भी बड़ी बनेगी, ई प्लस छोटी आएगा तो भी बड़ी बनेगी, और यदि दोनों ही तरफ अगर बड़ी ई आती है तो भी ई बनेगी। ऐसे ही तीसरा है, अगर छोटा ऊ और छोटा ऊ आता है तो बड़ा ऊ बनेगा, अगर आपके छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है तो भी आपका बड़ा ऊ बनेगा, अगर आपके पास बड़ा ऊ और छोटा ऊ आता है तो भी आपका बड़ा ऊ बनेगा, और यदि दोनों ही तरफ अगर ऊ आता है तो भी आपका बड़ा बनेगा। यानी कि कहने का मतलब है ए आएगा तो भी आपका आ बनेगा, ए और आ आएगा तो भी आ बनेगा, आ और ए आएगा तो भी आ बनेगा, और आ और आ आएगा तो भी आ बनेगा। सेम कंडीशन इसमें है, सेम इसमें है, और सेम ही इसमें। छोटी छोटी आएगी तो बड़ी बनेगी, छोटी बड़ी आएगी तो भी बड़ी बनेगी, बड़ी छोटी आएगी तो बड़ी बनेगी, और बड़ी बड़ी मात्रा आएगी तो भी। इसी को कहते हैं दीर्घ। तो हमारा ए आएगा तो आ बनेगा, दीर्घ हो गया,
ई बनेगा तो बड़ी दीर्घ हो गया, ऊ आएगा तो भी बड़ा बनेगा। जैसे मान लीजिएगा हम लेते हैं सबसे पहले मान लीजिएगा हमारे पास में है सर्प प्लस आवास, सर्प प्लस आवास। अब देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, आ रहा है, दोनों को मिलाएंगे आ बनेगा। जैसे इसे हटाएंगे तो सर्प हलंत होगा, इसमें दोनों के मेल से बन रहा है आ, इधर से हट जाएगा तो हमारा बन जाएगा वास। और जब स्वर रहित वर्ण के सामने यदि स्वर आ जाए तो ये दोनों मिल जाएंगे और शब्द बन जाएगा हमारा सर्पावास। अब देखिए यहां सर्पावास बन गया। अब जरूरी नहीं है कि सर्पावास में आपका जो है किस तरीके से प्रश्न पूछ ले। सबसे पहला प्रश्न कैसे पूछेगा, देखो मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपसे सबसे पहला पूछेगा सर्पावास शब्द में कौन सी संधि है। तो पहला प्रश्न तो पूछेगा सर्पावास में कौन सी संधि है, या पूछेगा सर्पावास का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहां पर विच्छेद पूछेगा। फिर पूछेगा सर्पावास में समास कौन सा है। फिर पूछेगा आपसे, फिर पूछेगा समास विग्रह क्या होगा, समास विग्रह, वहां संधि विच्छेद पूछा, यहां समास। फिर पूछेगा सर्पावास का पर्याय वाची शब्द क्या होगा। और फिर पूछेगा सर्प, जहां सर्प निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। यानी आपसे ये 4-5 तरीके के प्रश्न पूछेगा वो। सबसे पहला सर्पावास पूछा गया तो सर्पावास का संधि विच्छेद किया हमने, सर्प प्लस अर्थात वास। अब यहां सर्प और आवास हो गया, ए का आ हो गया, ये बन गया सर्पावास। तो सबसे पहला पूछेगा सर्पावास में कौन सी संधि है। तो देखिए जब अगर आपने पढ़ा है इसका तो सीधा सा यहां उत्तर होगा दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, पहला उत्तर। अब पूछेगा सर्पावास का संधि विच्छेद क्या है, तो सेम है, आ की ध्वनि आ रही है, दीर्घ स्वर संधि है, हम दीर्घ स्वर संधि करेंगे तो ए और आ का योग बनेगा। तो यहां पर बन जाएगा हमारा सर्प प्लस आवास, ये संधि विच्छेद हो गया। अब आता है कि समास किसे कहते हैं और समास कौन सा होगा। तो सर्पावास यानी कि जहां सर्प निवास करते हैं उस जगह को क्या कहते हैं। तो याद रहे सर्पावास में 2 समासों का प्रयोग होता है। एक तो है सर्प जहां निवास कर रहा है, सर्पों का आवास, यानी हम तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। लेकिन ये जब तीसरा अर्थ देता है तो उत्तर आता है हमारा बहुब्रीहि, यानी यहां पर बहुब्रीहि समास होगा। अब बहुब्रीहि समास होगा तो इसका विग्रह भी हमें करना होगा। इसका विग्रह हो जाएगा वह स्थान जहां सर्प निवास करते हैं, निवास करते हैं। तो जहां सर्प निवास करते हैं वो एक ही जगह होती है और वो होती है चंदन, यानी कि चंदन के पेड़ में सर्प निवास करते हैं, इसलिए इसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब चंदन का पर्यायवाची, यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि पर्यायवाची बनाओ तो सर्पावास का जो है चंदन बन जाएगा। तो ऐसे आप लोगों से जरूरी नहीं है कि वो एक ही प्रश्न पूछे, वो एक के साथ कई कई प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि आरएस में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक दे दिया उसका अर्थ भी, उसका विच्छेद भी, समास वह कौन सा शब्द है, यानी ऐसा शब्द देखो जैसे संधि और समास दोनों है, संधि और समास का संधि विच्छेद करके बताइए और समास का विग्रह करके बताइए। फिर आता है जहां सर्प निवास करते हैं उस स्थान को, वही एक ही उत्तर है, वन वर्ड भी आते हैं तो चंदन का बन जाएगा। तो कहने का मतलब है सर्प प्लस आवास, इसका मतलब हुआ सर्पावास।
अगला जैसे मान लीजिएगा हमें दे दिया ये है महिष, अब इसका महिष का हमें करना है संधि विच्छेद, महिष का संधि विच्छेद। ध्यान रहे जल्दबाजी में बालक जो है, बच्चे जो हैं, इसको महेश पढ़ लेते हैं और महा प्लस ईस कर जाते हैं, जबकि ये नहीं है। इसका संधि विच्छेद देखो, संधि विच्छेद करने का सीधा सा हमने बताया कि बड़ी आ रही है, इसके बाद में से आ रहा है और इसके आगे हमारा मैं और हल होगा। स्वर संधि क्या कहती है कि प्लस से पहले भी स्वर होना चाहिए और प्लस के बाद भी स्वर होना चाहिए। अब जब इसका संधि विच्छेद को अपन करेंगे तो दो चीजें हैं आपके पास में, ई भी आ सकता है और ई भी आ सकता है। अब ये हमें लेना है, यानी हमें शब्दों का अर्थ आना चाहिए। महिष कहते हैं राजा को, महिष किसको कहते हैं? राजा को। इसका मतलब तीसरा अर्थ निकाल के देगा ये। तो मही क्या है? पृथ्वी। तो मही के लिए लिया जाएगा ई, और जहां से आता है उसके साथ भी लगता है बड़ी। अगर नंद्र होता तो छोटी लगाते हैं और शय के साथ में बड़ी। ये बन गया हमारा मही प्लस ईस, ये हो गया हमारा संधि विच्छेद। अब यदि इसको वापसी जोड़े हम तो ये आ गया ई, इधर आ गया आपका ई, दोनों मिला दिया तो बन गया ई, और इन दोनों को हटाने पर ये मात्रा यहां चली जाएगी और शब्द बन गया वापस महिष। यानी संधि विच्छेद भी और संधि भी बन जाता है। अब यहां से भी आपसे प्रश्न करेगा महिष में कौन सी संधि है, महिष में कौन सी संधि है। दूसरा, संधि विच्छेद क्या होगा। फिर कहेगा समास कौन सा है। फिर कहेगा समास विग्रह क्या होगा, समास विग्रह क्या होगा। फिर कहेगा पर्यायवाची क्या है। फिर कहेगा कि मही के स्वामी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। अब इस तरीके से प्रश्न करें तो प्रश्नों के साथ साथ अब पहला उत्तर क्या देगा, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा आ जाएगा मही प्लस ईस। फिर आ जाएगा समास बहुब्रीहि। फिर आ जाएगा वह जो मही यानी पृथ्वी के ईस यानी स्वामी है, तो पृथ्वी के स्वामी राजा है। और पर्यायवाची पूछेगा तो यहां भूप हो जाएगा, भूपति हो जाएगा, क्योंकि मही राजा को ही भूपति भूप कहते हैं, और मही के स्थान को यानी कि सभी स्वामी को क्या कहते हैं, राजा। इस तरीके से ये बन जाता है हमारा अर्थात दीर्घ स्वर संधि। तो ये थी दीर्घ स्वर संधि के दो स्टेप। इसके बाद नेक्स्ट अगला, अब यहां से आने के बाद में आपका जो भी सवाल होगा, चाहे वो आरएस में किसी भी प्रकार से पूछ ले, आपको 1 मिनट में ही आपका उत्तर मिल जाएगा। धन्यवाद।